A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 21st May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Balancing Act. देखो balancing का मतलब होता है संतुलित, act का मतलब होता है जब किसी काम को आप perform करते हो. On India's stand in Israel and Palestine conflict. अभी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मतलब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, एक बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है. इजराइल की तरफ से भी बॉम्ब बार्मिंग की जा रही है, फिलिस्तीन की तरफ से भी बॉम्ब बार्मिंग की जा रही है. तो इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया ने दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए एक बैलेंस्ड मतलब क्या लिया, एक स्टैंड लिया है. ना तो उसने इजराइल को कंप्लीटली क्रिटिसाइज किया है और ना ही फिलिस्तीन को, बल्कि दोनों कंट्रीज को क्या किया है, उनको समझाने की कोशिश की है कि उनको इस डिस्प्यूट को छोड़ देना चाहिए. तो इंडिया ने कहीं ना कहीं अपना संतुलित रवैया इस डिस्प्यूट के ऊपर दिखाया है. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. देखते हैं इस एडिटोरियल में है क्या. देखो, इंडिया शुड अपोज, इंडिया को क्या करना चाहिए? अपोज करना चाहिए, विरोध करना चाहिए. इनडिस्क्रिमिनेट, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है रेकलेस या इम्पॉलिटिक, जिसको आप बोल सकते हैं अंधाधुंध. अटैक्स ऑन इजराइल, किसने किया? फिलिस्तीन ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, अंधाधुंध अटैक किया. इनडिस्क्रिमिनेट अटैक किया ऑन इजराइल, इजराइल के ऊपर किसने? फिलिस्तीन ने किया. तो इंडिया को इस जो अंधाधुंध अटैक हुआ इजराइल के ऊपर, इसको क्या करना चाहिए? क्रिटिसाइज करना चाहिए, इसको अपोज करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम डिसप्रोपोर्शनेट, डिसप्रोपोर्शनेट का मीनिंग होता है इररेलेवेंट या इनकोहेरेंट, जिसको आप बोल सकते हैं अनुचित. बॉम्बिंग ऑन गाजा, एट द सेम टाइम अगर बात की जाए तो इजराइल ने क्या किया? गाजा जो कि फिलिस्तीन के अंदर आता है उसके ऊपर बॉम्ब बार्मिंग की. तो दोनों कंट्रीज क्या, इंडिया को पहली बात तो जो इजराइल के ऊपर अटैक हुआ उसको इनडिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, यानी अंधाधुंध जो अटैक हुआ उसको डेफिनेटली अपोज करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको विरोध करना चाहिए. बट एट द सेम टाइम जो गाजा के ऊपर बॉम्ब बार्मिंग हुई है वो भी अनुचित थी, तो इंडिया को इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए. तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अपना जो रवैया रखा वो क्वाइट बैलेंसिंग रखा है. कैसा रखा है? संतुलित रखा है. चलो देख लेते हैं अभी. एट द ओपन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, देखो यूएन का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सेशन ऑन संडे, संडे के दिन मतलब क्या होता है? यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का क्या है? एक मीटिंग हुआ था, सेशन हुआ था ऑन गाजा कंफ्लिक्ट. किस कंफ्लिक्ट को लेकर? गाजा को लेकर. गाजा कहां पे पड़ता है? ये फिलिस्तीन के अंदर. कंफ्लिक्ट का मतलब है मनमुटाव. तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्प्यूट बना हुआ है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, और मतलब इसको ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक संडे को एक सेशन लिया. इंडिया ने भी वो अटेंड किया. इंडिया ए नॉन परमानेंट मेंबर, हालांकि जो इंडिया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट या स्थायी मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है. इंडिया ने क्या किया? अटेम्प्ट, प्रयास करना, डेलिकेट बैलेंसिंग. डेलिकेट मतलब बहुत ही बारीकी से, बैलेंसिंग एक्ट मतलब इंडिया ने बहुत बारीकी से मतलब जो अपना स्टेटमेंट है, जो अपना स्टैंड है, उसको बहुत बैलेंस दिखाने की कोशिश की. बाय रीअफर्मिंग, रीअफर्म का मतलब होता है किसी चीज को सुनिश्चित करना, री इंश्योर करना, कि इंडिया ने मतलब जो है प्रयास किया कि वो जो भी मतलब अपना स्टैंड है वो बड़े बैलेंस तरीके से रखेगा. बाय रीअफर्मिंग, बाय इंश्योरिंग इट्स ट्रेडिशनल सपोर्ट, क्योंकि इंडिया का एक परंपरागत सपोर्ट रहा है हमेशा से ही. किसके लिए? फॉर द फिलिस्तीन कॉज, फिलिस्तीन के साथ मतलब इंडिया का एक परंपरागत, एक पुराना क्या रहा है? एक सपोर्ट रहा है. हमेशा से ही इंडिया फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहा है. कोज विदाउट अमेंडिंग, अमेंडिंग का मतलब हो गया त्यागना, इट्स न्यू फ्रेंड इजराइल. और अभी फिलहाल के दौर में इंडिया का एक नया दोस्त बना है इजराइल. तो पुराना दोस्त मतलब क्या है? फिलिस्तीन है. कहीं ना कहीं पुराने टाइम से ही इंडिया सपोर्ट करता है फिलिस्तीन को, लेकिन अभी फिलहाल प्रेजेंट सिनेरियो की बात की जाए तो इजराइल भी क्या है? इंडिया का एक दोस्त है. तो कहीं ना कहीं मतलब अबेंडन का मतलब त्यागना, ना तो अपने नए दोस्त को त्यागना चाहता है, एट द सेम टाइम उसने फिलिस्तीन को भी सपोर्ट किया है. तो इंडिया ने एक ऐसा स्टैंड लिया जो कि बैलेंसिंग है. ना तो उसने कंप्लीटली फिलिस्तीन को मतलब अवॉइड किया है, ना ही उसने इजराइल को अवॉइड किया है, बल्कि कंप्लीटली उसने क्या किया? एक बैलेंसिंग एक्ट किया है, एक बैलेंसिंग अप्रोच, एक बैलेंसिंग स्टैंड लिया, एक रवैया, संतुलित रवैया रखा है दोनों कंट्रीज के लिए. टीएस त्रिमूर्ति, टीएस त्रिमूर्ति, इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट द यूनियन,
सॉरी यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशंस, राइट। तो यूनाइटेड नेशंस की अगर बात की जाए तो हमारे इंडिया की तरफ से जो वहां का एक रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की तरफ से, वो है टीएस त्रिमूर्ति। उन्होंने क्या किया, ही एक्सप्रेस्ड कंसर्न, चिंता दिखाना ओवर द वायलेंस इन जेरूसलेम, ओके, इन यरूशलेम। नाउ यरूशलेम के अंदर जो एक हिंसा भड़की है, तो उसके ऊपर जो इंडिया की तरफ से त्रिमूर्ति, ओके, टीएस त्रिमूर्ति जो कि इंडिया की तरफ से एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने क्या दिखाया, कंसर्न दिखाया, अपना चिंता जाहिर की किसके ऊपर, क्योंकि यरूशलेम में जो वायलेंस हुआ और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। एंड द पॉसिबल इविक्शन, इविक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए इविक्शन का मतलब एक्साइल करना, इजेक्टमेंट मतलब किसी को निष्कासित कर देना, बाहर निकाल देना। एंड द पॉसिबल प्रोसेस ऑफ फिलिस्तीन फैमिलीज इन शेख जारा एंड वांट अगेंस्ट। नाउ देखो इसको पहले ये देख लेते हैं, और किस चीज का एट द सेम टाइम ये जो कंफ्लिक्ट भड़का वो कैसे भड़का, देखिए फिलिस्तीन अगर मैं बात करता हूँ, यरूशलेम के पास क्या था, शेख जारा नाम की एक जगह है, तो वहां पर क्या था, कुछ फिलिस्तीन फैमिलीज थी, उन फिलिस्तीन फैमिलीज को क्या कर दिया गया, उन फिलिस्तीन फैमिलीज को निकाल दिया गया और उनके जगह पे जो यहूदी थे उनको वहां बसाने की कोशिश की गई, राइट। तो जिसकी वजह से क्या है, फिलिस्तीन की जो वहां पर जो फैमिलीज थी उनको शेख जारा से निकाल कर उनको निष्कासित कर दिया गया। एंड वॉर्न अगेंस्ट, एंड चेतावनी जताना अगेंस्ट अटेम्प्ट्स टू यूनिलैटरली चेंज इन द स्टेटस क्यो इन यरूशलेम। देखिए स्टेटस क्यो का मतलब होता है यथास्थिति, जैसी प्रेजेंट सिचुएशन बनी हुई है उसके लिए। तो साथ के साथ मतलब अगर टीएस त्रिमूर्ति ने क्या कहा है कि जो जो वायलेंस है ऑब्वियसली बात है यरूशलेम के अंदर उन्होंने चिंता जाहिर की है, लेकिन ये किस वजह से हुआ, पॉसिबल इविक्शन प्रोसेस, क्योंकि वहां से कुछ फिलिस्तीन फैमिलीज को शेख जारा नाम की जगह वहां से निकाल दिया गया और उनकी जगह पे जो यहूदी थे उनको वहां पर क्या करना चाहता था, सेटलमेंट करना चाहते थे उनका, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ये भड़क गया वायलेंस। एट द सेम टाइम इंडिया ने इस बात को भी क्या कहा है, अटेम्प्ट्स टू यूनिलैटरली, यूनिलैटरली का मतलब होता है वन साइडेड, तो कहीं ना कहीं ये सजेशन भी दिया टीएस त्रिमूर्ति ने कि मतलब अटेम्प्ट्स टू यूनिलैटरली चेंज द स्टेटस क्यो इन यरूशलेम, मतलब यरूशलेम के अंदर मतलब जो फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है उसके अंदर एक तरफा चेंज नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल को ही सपोर्ट किया जाए या फिलिस्तीन को सपोर्ट किया जाए, तो एक तरफा कुछ भी नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं बैलेंस रखना चाहिए। देखिए ध्यान से सेंटेंस को, एंड वॉर्न अगेंस्ट, और चेताया अब अटेम्प्ट्स टू यूनिलैटरली चेंज इन द स्टेटस क्यो इन यरूशलेम, यरूशलेम के अंदर सिर्फ वन साइडेड क्या नहीं होना चाहिए, वन साइडेड अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, राइट। कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज का आपस में डिस्प्यूट है, उन दोनों को ही कंसीडर किया जाना चाहिए। He also reiterated, reiterated का मतलब होता है रिपीटेड करना, दोहराना, इंडिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द जस्ट फिलिस्तीन कॉज। हालांकि फिर उन्होंने दोबारा से इस बात को रिपीट किया, दोहराया कि इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो किसके साथ है, फिलिस्तीन के साथ है। एंड इट्स अनवेरिंग, अनवेरिंग का मतलब होता है फर्म, स्टेडफास्ट, कमिटमेंट, समर्पण टू द टू स्टेट सॉल्यूशन। और एट द सेम टाइम मतलब इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है वो फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन अनवेरिंग कमिटमेंट, उसका जो मतलब अटल कह सकते हो, अनवेरिंग मतलब अटल समर्पण है वो दोनों देशों के साथ है टू स्टेट सॉल्यूशन। वो चाहता है, इंडिया चाहता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में सुलह हो जाए, उनका सॉल्यूशन होना चाहिए, उनका डिस्प्यूट खत्म होना चाहिए। But India was careful. लेकिन at the same time, India was careful not to upset Israel sensitivities, संवेदनाएं। एट द सेम टाइम अब इंडिया को अपना, क्योंकि इंडिया ने अपना जो अप्रोच रखा वो बहुत ही बैलेंसिंग रखा है, इंडिया ने अपना जो रवैया दिखाया वो बहुत ही संतुलित रखा है, कहीं ना कहीं उसको फिलिस्तीन को सपोर्ट तो कर रही है, एट द सेम टाइम इंडिया को इस बात को लेकर भी केयरफुल होना चाहिए कि जो इजराइल की जो सेंसिटिविटीज हैं, जो भावनाएं हैं, वो भी क्या नहीं होनी चाहिए, अपसेट नहीं होनी चाहिए, उनको भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंडिया को दोनों कंट्रीज को ही क्या करना होगा, आगे लेकर चलना होगा। इंडिया को दोनों ही कंट्रीज के लिए बैलेंस रवैया अपनाना होगा, संतुलित रवैया अपनाना होगा, राइट। सो लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए अटेम्प्ट हो गया आपका V2 जो कि पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, बाय आपका प्रीपोजिशन हो गया, तो इसके बाद अपने V1 प्लस ing जो कि आपका इन्फिनिट जो कि आपका जेरेंट केस हो गया। इट्स आपका क्या हो गया, इट्स आपका हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, अनवेयरिंग V1 प्लस ing जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कमिटमेंट आपका नाउन हो गया, जो पर्पल कलर में है वो फ्रेज है, ब्लू कलर में आपका मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड।
देयर इज अ डायरेक्ट कंडेमिनेशन। कंडेमिनेशन का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, जिसको आप बोल सकते हो आलोचना, ऑफ द रॉकेट अटैक्स फ्रॉम गाजा। मतलब जो रॉकेट अटैक्स फ्रॉम गाजा, यानी गाजा की तरफ से जो रॉकेट अटैक्स किए गए इजराइल के अंदर, उसका डायरेक्ट क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, उसकी डायरेक्ट आलोचना की जा रही है, बट नो डायरेक्ट रेफरेंस टू द disproportionate bombing Israel has been carrying out on the improvised Gaza Strip since May 10। देखिए, मतलब यहाँ पे बोला गया है देयर इज अ डायरेक्ट कंडेमनेशन। कंडेमनेशन का मतलब हो गया आलोचना, जिसको आप बोल सकते हैं डिसडेन या क्रिटिसिज्म करना। तो कहीं ना कहीं गाजा की तरफ से जो रॉकेट्स लॉन्च किए गए उसका एक डायरेक्ट क्रिटिसिज्म हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी सीधी तौर पर उसकी आलोचना की जा रही है, बट नो डायरेक्ट रेफरेंस टू द डिसप्रोपोर्शनेट बॉम्बिंग। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब होता है इररेलेवेंट, अनुचित बॉम्बिंग इजराइल हैज बीन कैरिंग आउट ऑन द इम्प्रोवाइज्ड, मतलब होता है डेस्टिट्यूट या पॉवर्टी स्ट्रिकन, जिसको आप बोल सकते हैं गरीबी, जो मतलब बहुत ही ज्यादा दरिद्र होते हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में उसके रिस्पॉन्स में मतलब जब गाजा ने रॉकेट लॉन्च किए तो कहीं ना कहीं जो इजराइल है वो भी लगातार क्या कर रहा है, बम लॉन्चिंग कर रहा है, बीइंग कैरिंग आउट। कैरिंग आउट का मतलब है एग्जीक्यूट करना किसी चीज को। और वहां पे एक जो गाजा के अंदर, गाजा स्ट्रिप जगह का नाम हो गया, वहां पे जो दरिद्र लोग हैं, डेस्टिट्यूट है, उनके ऊपर लगातार इजराइल भी क्या कर रहा है, बम बार्मिंग कर रहा है। तो वन साइड अगर बात कीजिए, गाजा को तो क्रिटिसिज्म करना ही चाहिए, लेकिन जो इजराइल की तरफ से जो एक ये जो बम बार्मिंग की जा रही है, ये भी तो क्या है, डिसप्रोपोर्शनेट है, अनुचित है, इररेलेवेंट है। India also did not make any reference to the status of Jerusalem or the future borders of the two states। और इंडिया ने मतलब अब उन दोनों जो कंट्रीज है, फिलिस्तीन और इजराइल, उनका जो फ्यूचर बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स को लेकर इंडिया ने कोई रेफरेंस नहीं बनाया, और ना ही यरूशलेम जो उनका कैपिटल है उसको लेकर कोई रेफरेंस दिया, अपना कोई स्टेटमेंट दिया। इन द लाइन विद द रिसेंट चेंज इन पॉलिसी, in line with the recent change in policy, मतलब इन दोनों की पॉलिसीज इन द लाइन विद रिसेंट चेंज। रिसेंट मतलब जो फिलहाल अगर बात की जाए चेंज इन द पॉलिसी, उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अपना कोई एक ऐसा पर्टिकुलर कोई स्टेटस या स्टेटमेंट नहीं दिया। अंटिल 2017, अगर बात की 2007 तक की बात की जाए, इंडियन पोजीशन वाज दैट इट सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट सॉवरेन फिलिस्तीन स्टेट बेस्ड ऑन 1960 बॉर्डर, राइट। अगर बात की जाए 1960 बॉर्डर, मतलब उस टाइम इंडिया ने क्या किया था कि इट सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट आजाद सॉवरेन, का मतलब हो गया सेल्फ गवर्निंग, जो स्वयं चालित हो, जो खुद चल सके, फिलिस्तीन स्टेट, मतलब फिलिस्तीन मतलब अलग अलग कर देना, खुद मतलब उसको अलग कर देना, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना देना। इंडिया ने उस चीज का क्या किया था, उसका सपोर्ट किया था। 1967 की अगर बात की जाए 2017 तक इंडिया इस बात को सपोर्ट करता आ रहा था। विद ईस्ट यरूशलेम इट्स कैपिटल दैट लिव अलोंगसाइड इजराइल, और इंडिया ने इस बात का भी सपोर्ट किया था कि फिलिस्तीन का जो कैपिटल होना चाहिए वो क्या है, यरूशलेम होना चाहिए, जो कि बिल्कुल इजराइल के साथ लगता है। The balancing did not appear to have gone down well with the Israel side। The balancing did not appear का मतलब दिखाई नहीं पड़ना, to have gone down with the Israel side। लेकिन जहां तक बैलेंसिंग की बात की जाए तो इजराइल की साइड से वो बैलेंसिंग नहीं दिखाई पड़ी। मतलब कहीं ना कहीं ये जो इजराइल का एक रवैया है ऑक्यूपेशन करने का, वो ज्यादा से ज्यादा लैंड को कैप्चर करना चाहता है और अपना सेटलमेंट वहां पर बढ़ाना चाहता है। बहुत सारा एरिया उसने फिलिस्तीन का कैप्चर कर लिया है। तो बैलेंसिंग मतलब वो बैलेंस इजराइल की तरफ से दिखाई नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। व्हेन प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू who has good rapport का मतलब आप कह सकते हैं a relationship of mutual understanding or trust and agreement between people, मतलब बहुत अच्छी समझ होना। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू who has good rapport with Narendra Modi thanked 25 countries that he said stood with the Israel। अब जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन, उन्होंने क्या किया, जिनका मतलब नरेंद्र मोदी के साथ वैसे अच्छा रैपर्ट है, कुछ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और उन्होंने क्या कहा, थैंक 25 कंट्रीज, 25 देशों का उन्होंने क्या किया, धन्यवाद दिया, क्योंकि वो सारे के सारे देश क्या थे, इजराइल के साथ खड़े थे। देयर वाज नो रेफरेंस टू इंडिया, लेकिन इंडिया के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। यानी कहीं ना कहीं जो इजराइल के जो
प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जो 25 देश जो कि उसके साथ खड़े थे उनको तो उन्होंने धन्यवाद दिया, लेकिन इंडिया के बारे में कोई रेफरेंस नहीं बोला, इंडिया के बारे में उन्होंने कोई भी चीज का मतलब स्टेटमेंट नहीं दी, कोई रेफरेंस नहीं दिया इंडिया के लिए। So this is your slide number 2. Now let us discuss some grammar concept. Reference अपने साथ हमेशा to लेकर चलता है। Has been carrying out, ये हो गया आपका present perfect continuous। उसके बाद has been V1 plus ing आपने यूज कर लिया। उसके बाद बैलेंसिंग आपका नाउन हो गया जो कि जीर्ण की तरह यूज किया जा रहा है। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। पर्पल कलर में आपका फ्रेज है, ग्रीन कलर में आपका सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। फॉर इंडिया, जहां तक इंडिया की बात है, फॉर इंडिया विच वॉटेड अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ इजराइल इन हिस्टोरिकल फिलिस्तीन 1947। देखिए 1947 की जब बात की जाए तो उस टाइम इंडिया का भी क्या हुआ था, डिवीजन हुआ था। तो उस टाइम अगर बात करें तो इंडिया ने हमेशा से मतलब इस बात का वोट किया था, इस बात का समर्थन किया था कि इनका क्रिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन से ही इजराइल बना है। तो हिस्टोरिकल फिलिस्तीन की बात की जाए तो वो एक पर्टिकुलर कंट्री था, उसमें से इजराइल बना है। तो इंडिया ने हमेशा से इस बात का वोट किया था कि जो इजराइल है उसको अलग ना किया जाए। इन द यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस बात का उन्होंने क्या किया था, वोट किया था कि फिलिस्तीन से इजराइल को अलग ना बनाया जाए। टाइज विद इजराइल हैव ट्रांसफॉर्म्ड सिंस अर्ली 90s। देखिए, and in the UN General Assembly ties with Israel have transformed since early 1920। और मतलब अगर बात की जाए ties with Israel, अब इंडिया का जो टाई है इजराइल के साथ have transformed changed since early 19 से बहुत ज्यादा चेंज हो गए, बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए उनके अंदर, राइट। इन 2017 से बात की जाए, मिस्टर मोदी बिकेम द फर्स्ट इंडियन पीएम टू विजिट इजराइल। और 2017 के अंदर मिस्टर नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कि इजराइल विजिट करके आए। मिस्टर नेतान्याहू ट्रेवल टू इंडिया इन 2018। और उसके ही रेफरेंस में जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतान्याहू, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया में विजिट किए। While Israel ties are on strong footing, हालांकि इंडिया का अगर बात की जाए इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग फुटिंग, फुटिंग का मतलब है फाउंडेशन या बेस, आधार। हालांकि इंडिया का जो इजराइल के साथ जो आधार है, बेस है, वो स्ट्रॉन्ग है। इंडिया कैन नॉट इग्नोर द फिलिस्तीन फॉर हिस्टोरिक, लेकिन इंडिया मतलब फिलिस्तीन को इग्नोर नहीं कर सकता है फॉर हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक तौर पर, अगर पुराने तौर पर बात की जाए, मॉरल लीगल एंड रियलिस्टिक रीजन। मॉरल आपका नैतिक हो गया, लीगल वैधानिक हो गया, रियलिस्टिक मतलब आप बोल सकते हो जो आप रियलिटी के अंदर जो रियलिस्टिक हो, एंड रीजंस कारणों की वजह से। क्योंकि अगर बात की जाए इंडिया का फिलिस्तीन के साथ एक बहुत ही परंपरागत, एक ट्रेडिशनल उसके साथ एक क्या है, टाई है। तो इंडिया उस चीज को क्या नहीं कर सकता, इंडिया भी उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता है। रीजन वाई, बिकॉज हालांकि मतलब इजराइल के साथ उनका एक, इजराइल उसका एक नया दोस्त है, लेकिन फिलिस्तीन से इंडिया कभी से ही मतलब उसका एक रिलेशन रहा है। तो इस वजह से फिलिस्तीन के साथ भी इंडिया क्या नहीं कर सकता, उसको इग्नोर नहीं कर सकता है। इंडिया विच वेंट थ्रू द हॉरर्स ऑफ 1947, क्योंकि इंडिया ने इस हॉरर को, इस डर को झेला है 1947 के अंदर। कैसे? क्योंकि 1947 के अंदर इंडिया का पार्टीशन हुआ था, तो वो जो हॉरर था इंडिया ने उस चीज को बर्दाश्त किया था। अपोज द पार्टीशन ऑफ फिलिस्तीन, क्योंकि इंडिया ने उस पार्टीशन को झेला था, तो इस वजह से इंडिया ने फिलिस्तीन से इजराइल बनाने वाली बात को सपोर्ट नहीं किया था, और उसने इस बात को बोला था कि फिलिस्तीन से इजराइल को अलग ना किया जाए। थ्रू आउट द कोल्ड वॉर, जब शीत युद्ध चल रहा था, इंडिया रिमेन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ फिलिस्तीन फ्रीडम। और इंडिया हमेशा से ही मतलब फिलिस्तीन का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है कि मतलब फिलिस्तीन को आजाद कर दिया जाए, टेकिंग अ मॉरल लीगल पोजीशन अगेंस्ट द इजराइल ऑक्यूपेशन। और हमेशा से मतलब इजराइल का जो एक, इजराइल क्या रहा है, इजराइल हमेशा से ही मतलब उसका ऑक्यूपेशन को क्या करना चाहता है, कैप्चर करना चाहता है, अपनी मतलब वहां का जो मतलब उसको, उसकी पावर को कैप्चर करना चाहता है। इजराइल हमेशा से क्या करता है, उसकी लैंड में चला जाता है फिलिस्तीन की, और वहां पर उसका मतलब उस अपना ऑक्यूपेशन वहां पे बढ़ा रहा है, वहां पर अपना यहूदी का सेटलमेंट वहां पर बढ़ा रहा है। तो इंडिया हमेशा से, इंडिया ने इस बात का हमेशा से क्या किया है, टेकिंग अ मॉरल एंड लीगल पोजीशन अगेंस्ट इजराइल। इजराइल के इस बात को लेकर वो हमेशा से अगेंस्ट भी रहा है, क्योंकि इजराइल हमेशा इस बात की मतलब इस बात में लगा रहता है कि किस तरीके से वो फिलिस्तीन की ऑक्यूपेशन को ले सके, यानी अपना वहां पर प्रभुत्व स्थापित कर सके और जगह को कैप्चर कर सके।
इन लाइन विद द इंटरनेशनल लॉज एंड नॉर्म्स। अगर बात की जाए जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो कानून या कायदे हैं, नियम है, इट एस्टैब्लिश स्थापित करना फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल इन 1992। लेकिन अगर बात की जाए इजराइल के साथ, तो इंडिया ने क्या किया 1992 के अंदर, उसने अपना फुल डिप्लोमेटिक राजनीतिक कह सकते हैं रिलेशन संबंध विद इजराइल। 1992 के अंदर इंडिया ने अपने रिलेशन बहुत अच्छे किए, किसके साथ? इजराइल के साथ, राइट। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी एक बहुत ही टफ सिचुएशन है, बिकॉज एक तरफ उसके सामने फिलिस्तीन है जो कि उसका एक बहुत पुराना दोस्त है, और एक तरफ मतलब इजराइल है जो कि उसका एक नया दोस्त है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को दोनों को ही साथ लेकर चलना चाहिए, और इस वजह से इंडिया ने अपना एक बैलेंसिंग मतलब संतुलित रवैया अपनाया है दोनों के लिए। Now let us discuss some grammar concept। बात कर लेते हैं हाउ ट्रांसफॉर्म, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। फुटिंग आपका क्या होगा V1 प्लस आईएनजी जो कि जीरेंड हो गया आपका। रिमेन्ड आपका V2 पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। जो पर्पल कलर में दिखाई पड़े वो फ्रेज है, ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ग्रीन कलर में आपका सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंप्रूविंग इजराइल फिलिस्तीन टाइज, मतलब इस संदर्भ की अगर बात की जाए, इस संदर्भ में कि किस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के टाइज है, जो संबंध है उसको इंप्रूव किया जाए। आफ्टर मैड्रिड कॉन्फ्रेंस, मैड्रिड कहां पर है? स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड। तो एक मैड्रिड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुआ, और किस बात को लेकर हुई थी ये, कि किस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के संबंध को सुधारा जाए, एंड द चेंजेस इन द ग्लोबल ऑर्डर फॉलोइंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। और जब सोवियत यूनियन को अलग किया गया, तो किस तरीके से डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है डिटैचमेंट या सेपरेशन, अलग करना। और जिस टाइम सोवियत यूनियन को अलग किया गया था, तो किस तरह के चेंजेस आए थे ग्लोबल, मतलब ग्लोबल में वर्ल्ड वाइड क्या चेंजेस आए थे। तो इस चीज को मतलब हम कंसीडर करना चाहिए, द चेंजेस इन द ग्लोबल ऑर्डर फॉलोइंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूनियन, सोवियत यूनियन, संयुक्त संघ कहते हैं जिसको आप, बट नेवर अमेंडिंग द फिलिस्तीन, बट नेवर अबेंडेड द फिलिस्तीन। अबेंडेड का मतलब एब्डिकेटेड या एक्सक्लूड, छोड़ना। मतलब अगर बात की जाए किस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के मतलब एक मैड्रिड के अंदर क्या हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर इस बात को मतलब जिक्र हुआ था कि किस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन की जो टाइज है उसको इंप्रूव किया जा सकता है, एंड द चेंजेस इन द ग्लोबल ऑर्डर फॉलोइंग द दिस इंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। और मतलब एट द सेम टाइम जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, उसको तोड़ा गया था, तो किस तरह के चेंजेस आए थे वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल ऑर्डर मतलब जो वर्ल्ड ऑर्डर था, जो पूरे के पूरे जो संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर किस तरह के चेंजेस आए थे, मतलब उसको भी कंसीडर किया गया। एंड बट नेवर अबेंडेड का छोड़ना फिलिस्तीन, लेकिन इंडिया ने कभी भी फिलिस्तीन को नहीं छोड़ा, फिलिस्तीन के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा इंडिया। इंडिया फिलिस्तीन पॉलिसी, और इंडिया के फिलिस्तीन को लेकर जो पॉलिसी है, हैड रियलिस्टिक वास्तविक अंडरपिनिंग्स का मतलब होता है द अंडरलाइन सपोर्ट, मतलब एक आंतरिक सपोर्ट कह सकते हैं इसको आप। तो इंडिया ने हमेशा से ही क्या किया, फिलिस्तीन को एक सपोर्ट दिया है, एक वास्तविक सपोर्ट दिया है। इंडिया हैज बीन एनर्जी डिपेंडेंट ऑन अरब वर्ल्ड। अब देखो इंडिया ने फिलिस्तीन का हमेशा से सपोर्ट किया है, क्योंकि फिलिस्तीन जो है एक कंट्री, वो एक मुस्लिम कंट्री है, और ज्यादातर जो कंट्रीज है, अरब कंट्रीज है, वो फिलिस्तीन को हेल्प भी करता है। और कहीं ना कहीं इंडिया जो दूसरी अरब कंट्रीज है जहां से इंडिया को एनर्जी मिलता है, इंडिया उनको अपसेट नहीं करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी अपना एक तरीके से अपना बेनिफिट ही सोच रहा है कहीं ना कहीं। तो इंडिया जो अरब कंट्रीज है मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है एनर्जी के तौर पर, राइट। इट कैन नॉट एलिनेट का मतलब हो गया डिसएसोसिएट या सेग्रीगेट करना, अलग करना। तो इंडिया अलग नहीं कर सकता है द अरब वॉइसेस, जो अरब साइड से अरब जो कंट्रीज है वॉइस उठा रही है किसके अगेंस्ट, जो कि इजराइल के अगेंस्ट आवाजें आ रही है कि किस तरीके से फिलिस्तीन को दबाया जा रहा है वहां पर। तो इंडिया नहीं चाहती कि फिलिस्तीन मतलब अरब को मतलब क्या, जो अरब से जो वॉइसेस उठ रही हैं, आवाजें जो उठ रही हैं इजराइल के लिए, तो डेफिनेटली सी बात है इंडिया भी उनको अपसेट नहीं करना चाहता है, उनको इग्नोर नहीं करना चाहता है, और बी आइसोलेटेड इन जनरल असेंबली, और ना ही खुद को अलग थलग रखना चाहता है जनरल असेंबली के अंदर। आइसोलेट का मतलब अलग थलग। Where most members countries oppose the occupation, जहां पर ज्यादातर जो कंट्रीज है वो क्या कर रही हैं, जो इजराइल का जो ऑक्यूपेशन वाली जो नीति है, उसके एरिया को कैप्चर करने वाली नीति है, और वो यहूदी जो वहां पर रहते हैं इजराइल के अंदर, उनको वो सेटलमेंट वहां पर करना चाहता है। तो इस बात को ज्यादातर कंट्रीज ने क्या किया, विरोध किया है। These factors should have driven India to take a more empathetic position against both the indiscriminate rocket attacks into Israel
देखें, और अगर बात की जाए दीज फैक्टर्स शुड हैव ड्राइवन, और ये जो फैक्टर्स है इंडिया को शुड हैव ड्राइवन का मतलब हो गया मतलब इंडिया को चैनलाइज करना, मतलब ये जो चीज है इंडिया को पुश करना चाहिए टू मेक मोर एम्पैथेटिक। इंडिया को क्या करना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्फैटिक का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग या फर्म पोजीशन लेनी होगी अगेंस्ट बोथ द इनडिस्क्रिमिनेट रॉकेट्स, जो इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब अंधाधुंध जो रॉकेट फायरिंग की गई इनटू इजराइल, तो इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग क्या लेना पड़ेगा, एक स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि वो भी गलत था कहीं ना कहीं। इन विच 12 पीपल वर किल्ड, मतलब जिसमें 12 के करीब लोग मारे गए, एंड डिसप्रोपोर्शनेट, डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब होता है इररेलेवेंट, अनुचित जिसको बोल सकते हैं बॉम्बिंग ऑन गाजा। देखें, सबसे पहले तो फिलिस्तीन ने अटैक किया जिसके अंदर 12 लोग मारे गए, फिर उसके बाद से इसराइल ने भी डिसप्रोपोर्शनेट मतलब इररेलेवेंट जिसको अनुचित बोल सकते हैं, तो बदले में मतलब इसराइल ने भी अटैक किया गाजा के ऊपर, तो उसके अंदर क्या हुआ, विच क्लेम्ड एटलीस्ट 230 लाइव्स, यानी 230 के करीब लोग मारे गए, इंक्लूडिंग 60 चिल्ड्रन, जिसमें 60 बच्चे भी थे। तो इस तरीके से मतलब इस डिस्प्यूट के अंदर, जो कि फिलहाल डिस्प्यूट बना हुआ है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, तो इंडिया के लिए बहुत ही मतलब एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, कैच इन 22 सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं, ये कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। तो इस वजह से इंडिया ने अभी अपना जो स्टैंड रखा है वो बैलेंसिंग रखा है, उसने अपना रवैया बहुत ही संतुलित रखा है, ना किसी स्पेसिफिक मतलब कंट्री का सपोर्ट किया है, ना दूसरी कंट्री को क्रिटिसाइज किया है, कहीं ना कहीं अपनी जो अप्रोच है इंडिया की वो बहुत ज्यादा संतुलित है, राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आर्टिकल, आई होप यू लाइक्ड इट। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, तो उसके बाद आपने जीरम यूज कर लिया, V1 प्लस आईएनजी, अबेंडेंड जो है आपका V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट, शुड हैव ड्राइवन, शुड हैव ड्राइवन आपका जब पास्ट एडवाइस आप देते हैं तो शुड हैव, उसके बाद आप V3 यूज कर लेते हैं। वर्क किल्ड आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद हैज क्लेम्ड आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, जो ग्रीन कलर में है वो सारे आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है, ग्रीन जो ब्लू कलर में आपका मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस सम रिवीजन पार्ट। अब रिवीजन पार्ट को देख लेते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट, देखो इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब जो होता है रेकलेस या इम्पॉलिटिक, जिसका मतलब होता है अंधाधुंध। डिसप्रोपोर्शनेट का जो मीनिंग होता है इनकोहेरेंट या इरेलेवेंट, अनुचित जिसको आप बोल सकते हैं अनुचित। कंडेमनेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करना, किसी चीज का आलोचना करना, जिसको आप बोल सकते हैं क्रिटिसिज्म या डिसडेन। एलिनेट का जो मतलब होता है किसी चीज को अलग करना, सेग्रीगेट करना या डिसएसोसिएट करना। अनवेयरिंग का मतलब होता है फर्म या स्टेडफास्ट, अटूट जिसको बोलते हैं अटूट, फर्म या स्टेडफास्ट, राइट। सो दिस इज योर रिवीजन पार्ट। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। Some common errors, right? T.S. Trimurti, India's permanent representative at UN, expressed concern over the violence in Jerusalem. Right. Now, if you look at the B part, my dear student, तो UN एक particular organization हो गया, United Nation, तो अपने साथ आर्टिकल द लेकर चलेगा, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द लगेगा, the United Nation, because it's a specific organization. नंबर 2 देख लेते हैं। इंडिया ऑल्सो डिड नॉट मेक एनी रेफरेंस टू द स्टेटस ऑफ जेरूसलेम और द फ्यूचर बॉर्डर्स ऑफ द टू स्टेट्स। देखो दिस सेंटेंस बिलोंग टू पास्ट इंडेफिनाइट, तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी V2 यूज कर लिया है, तो यहाँ पे मेड नहीं आएगा बल्कि मेक आएगा। क्या आएगा? मेक आएगा, बिकॉज आप दो V2 यूज नहीं कर सकते पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, हु हैज गुड रैपर विद इंडिया with Narendra Modi, thanked 25 countries that he stood with Israel, there was no reference to India. So my dear student, जनरली जब भी आप हाईली डेजिग्नेशन की बात करते हैं तो वहां पे आर्टिकल द यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने वहां पर उस पर्टिकुलर पर्सन का नेम भी दे दिया हो तो वहां पर फिर हम आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। देखिए व्हेन प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आपने यहाँ पर नाम भी दे दिया, राइट, तो नेम दे दिया तो उस टाइम आप आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। द नेक्स्ट देख लेते हैं। These factors should have driven India to take a more empathetic position both the indiscriminate rockets attacks into Israel. देखो अगर बात की जाए these factors should have, और should have के बाद आपका हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, तो इसलिए यहाँ पे ड्राइवन हो जाएगा, should have driven। क्या हो जाएगा? should have driven is the correct answer. So these are common errors. Now let us discuss one substitute word. आज का हमारा वर्ड रहेगा फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज इन स्मॉल और क्लोज स्पेस। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको क्या लगता है किसी बंद कमरे में या छोटी जगह में वो जो बंद होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा डर लगता है, तो उसको बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया बोलते हैं उसको हम,
क्या, जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बंद कमरे में छोटी जगह बहुत सारा डर लगता है, क्लेस्ट्रोफोबिया उसको हम बोलते हैं, क्लेस्ट्रोफोबिया। दूसरा देख लेते हैं हम, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लो फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। मतलब जब आप किसी दुविधा में होते हो, बहुत ज्यादा दिक्कत में होते हो, आप भगवान को याद करते हो, भगवान का आह्वान करते हो, या आप किसी पावर का यूज करना चाहते हो जो आपकी मदद कर सके, तो उनको बोलते हैं इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब होता है आह्वान करना, किसी को पुकारना, इन्वोकेशन, right? So this is your one substitute word. Now let us discuss next slide, which is last one. पहले बात करते हैं ईडियम की। आज का हमारा ईडियम है, दो ईडियम हमारे पास। ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना, जिसका हिंदी मीनिंग होता है हाथ गरम करना, रिश्वत देना। टू ब्राइब, मतलब टू ब्राइब क्या हो गया, रिश्वत देना। A common man has to still grease the palm of the officers to get driving license. तो मतलब आज के कॉमन जो आदमी है उसको आज भी क्या करना पड़ता है, ऑफिसर्स के जो हाथ है उनको गर्म करना पड़ता है, उनको रिश्वत देनी पड़ती है अगर उनको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना, राइट। फॉर्म एट द माउथ, फॉर्म एट द माउथ का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना। फॉर्म एट द एंग्री मींस बहुत ज्यादा गुस्सा होना। She was almost foaming at the mouth, मतलब बहुत ज्यादा क्या थी, गुस्सा थी। When she heard about the cost of car repair, जब उसने कार की रिपेयर के बारे में प्राइस को सुना तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। She was almost foaming at the mouth. She was almost foaming at the mouth का मतलब हो गया to be extremely angry, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, right? So my dear readers, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. Till then, bye-bye, take care and have a nice day.